चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। हम लास्ट क्लास के अंदर बड़ा बॉयंसी फोर्स डिस्कस कर रहे थे। अब चलते हैं एक तरह से चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में, एंड दैट इज डायनामिक्स। फ्लूइड्स अगर मूव करेंगे, फ्लूइड्स अगर एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे, तो उस केस के अंदर बेटा कैसे कैसे सवाल आते हैं, कैसे कैसे थ्योरम्स हैं, कैसे कैसे लॉज हैं, उनको हम देखते हैं। और अगर जे के हिसाब से अगर देखें तो मेरे ख्याल से फ्लूइड के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई सवाल पूछे गए तो वो डायनामिक्स से ही पूछे गए। हालांकि बॉयंसी फोर्स से भी अच्छे सवाल पूछे गए, बट फिर मुझे ऐसा लगता है कि डायनामिक्स के सवाल थोड़े से बेटर भी होते हैं और ठीक है, बच्चों को पसंद भी आते हैं। तो चलिए बड़ा हम हेडिंग लिखते हैं, दैट इज डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड्स। नेक्स्ट इज dynamics of fluids. When I say dynamics, I obviously mean that कि अब आपके जो लिक्विड है, जो आपका फ्लूइड है, अब वो मूव करेगा। जो आपका फ्लूइड है वो इन मोशन है, फ्लूइड इज इन मोशन। अब तक हमने जितने भी सवाल किए थे बड़ा वो हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन के थे, जब आपका लिक्विड रेस्ट पे था। हाँ, अगर कभी मूव कर रहा था तो कंटेनर मूव कर रहा था, कंटेनर के रेस्पेक्ट में आपका जो लिक्विड था, जो फ्लूइड था, वो रेस्ट पे था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपका जो फ्लूइड है वो बड़ा मूव करेगा, वो फ्लूइड जो है वो कंटेनर के अंदर या पाइप के अंदर दौड़ेगा। तो दौड़ने पर क्या क्या बातें होंगी उन सबको ढंग से देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले बेटा इसमें मैं एक छोटी सी टर्म डिफाइन कर रहा हूं, दैट इज स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन में नाम में भले ही लाइन हो, बट इट कैन बी ए लाइन और कर्व। ये एक इमेजिनरी लाइन और कर्व है, ठीक है। ऐसी इमेजिनरी लाइन और कर्व विच इज जस्ट ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स, कि फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किन रास्तों पर जा रहे हैं। उन रास्तों को अगर मैं डायग्राम से अगर दिखाऊं तो बड़ा दैट डायग्राम के अंदर जो कर्व्स और लाइंस होंगी, दोज कर्व्स एंड लाइंस आर नोन एज स्ट्रीमलाइंस। बड़ा एक बात कह सकते हो कि इट इज इमेजिनरी लाइन और कर्व along which fluid particles are moving. Fluid particles are moving. Fair enough. या फिर बड़ा दूसरे शब्दों में कहूं तो ऐसा कह दूं कि मान लो बड़ा ये स्ट्रीम लाइन है, ये कोई स्ट्रीम लाइन है, एंड लेट्स से एरो ऐसा लगा हुआ है। तो स्ट्रीम लाइन ऐसी है, ये लाइन भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। अगर ये स्ट्रीम लाइन है तो इस बात का ये अर्थ है कि जब आपका पार्टिकल यहां पर होगा तो उसके पास वेलोसिटी इस कर्व के टेंजेंशियल होगी। लेट्स बेटा वेलोसिटी इज v1। जब यही पार्टिकल चलते चलते यहां पहुंच जाएगा तो इसके पास वेलोसिटी ऐसे टेंजेंशियल होगी, बेटा वेलोसिटी विल बी v2। सो हम बड़े आराम से इस बात को कह सकते हैं कि स्ट्रीम लाइन एक अपने आप में एक ऐसा लाइन और कर्व है जिस पर अगर मैं टेंजेंट खींच दूं तो इट विल प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। तो बेटा इस बात को भी हम लिखते हैं। बेटा लिखना, कहां लिखूं कहां लिखूं कहां लिखूं कहां लिखूं, यहां लिखता हूं। स्ट्रीम लाइन is a line or curve, comma, tangent to which provides the direction of velocity of fluid particle at that point। उस पॉइंट पर जैसे बेटा मान लीजिए कि मैं कहूं कि यहां पर कोई पार्टिकल है, यहां पर कोई पार्टिकल है,
तो उस पार्टिकल के पास वेलोसिटी किधर होगी, उस पार्ट, यहां पर अगर कोई फ्लूइड का पार्टिकल है तो उसके पास जो वेलोसिटी होगी वो इस स्ट्रीम लाइन के टेंजेंशियल होगी, इस स्ट्रीम लाइन के टेंजेंशियल होगी। वेलोसिटी विल बी लेट्स से v3। तो किसी भी स्ट्रीम लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर फ्लूइड पहुंचता है तो उसके पास वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, आप कह सकते हो कि उस स्ट्रीम लाइन पर बड़ा उस पॉइंट पर टेंजेंट खींच दीजिए, दैट टेंजेंट विल प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। फेयर इनफ, आगे चले बच्चों। ठीक है, तुम इतनी जिद कर रहे हो तो आगे भी चल लेते हैं। ठीक है बेटा, मैं यहां पर बेटा स्ट्रीम लाइन के बारे में एक बात और बोलूंगा। कभी भी, जैसे मान लीजिए कि एक स्ट्रीम लाइन ये है और एक स्ट्रीम लाइन ये है, ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं कि दो स्ट्रीम लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट कर जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये वाला स्ट्रीम लाइन करेक्ट है तो ऑब्वियस बात है कि इस पॉइंट पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी यूं है। अगर ये वाला स्ट्रीम लाइन करेक्ट है तो ऑब्वियस बात है कि पार्टिकल के पास वेलोसिटी यूं है। एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन में वेलोसिटी हो ही नहीं सकती, और अगर एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी नहीं हो सकती तो ऑब्वियस बात है कि दो स्ट्रीम लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो एक पॉइंट लिखना चाहूं तो लिख सकते हो बेटा, क्या लिखोगे? Two streamlines will not intersect। बड़ा दो स्ट्रीमलाइन जो है बड़ा आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी हम फ्लूइड पढ़ रहे हैं या फिर जो फ्लूइड का डायनामिक्स पढ़ रहे हैं बेटा, उसमें मेरे कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं, मेरे उसमें कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं, और मैं उन अजम्पशंस को मानकर ही सारी की सारी थ्योरी बनाऊंगा। सबसे पहली बात कि बेटा मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि हमारा जो फ्लूइड है वो इनकंप्रेसिबल है, हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। व्हेन आई से कंप्रेस नहीं कर सकते, आई मीन दैट कि आपको जितना प्रेशर लगाना है लगा दो, उसकी डेंसिटी और वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो आप कह सकते हो, दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि density of fluid is independent of pressure applied। आपको बड़ा जितना प्रेशर लगाना है प्रेशर लगा दीजिए, डेंसिटी वेरी नहीं करेगी। दूसरी बात, हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारा जो फ्लूइड है वो नॉन विस्कस। व्हेन आई से नॉन विस्कस, आई ऑब्वियसली मीन दैट कि फ्लूइड के जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे पर कोई टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाएंगे। हालांकि इसका जो इसके इन्फ्रेंसेस थे बेटा, उसमें पहले से भी सवाल भी कर चुके हैं और हम इसको ढंग से देख भी चुके हैं, बट फ्री बात चलो वापस ले देता हूं। हमारा जो फ्लूइड है वो नॉन विस्कस है। इट मीन्स दैट no force in टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल डायरेक्शन में किसी प्रकार का बड़ा कोई फोर्स लिक्विड के लेयर्स या फ्लूइड के लेयर्स नहीं लगाएंगे। अगली बात बेटा कि हमारे जो फ्लूइड्स हैं वो इररोटेशनल है। इररोटेशनल है, इस बात का मतलब बेटा ये कि एक तरह से कहूं तो नो रोटेशनल मोशन। इसके अंदर बेटा पार्टिकल जो है वो ऐसे ऐसे ही चलेंगे या ऐसे ऐसे जाएंगे, इस तरह के मोशन नहीं होंगे। ऐसा हमारा अजम्पशन है कि हमारे जो फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें इस तरह के मोशन नहीं होंगे, हमारा अजम्पशन है। ठीक है ना, हमारा जो फ्लूइड होगा बड़ा इस तरह से इररोटेशनल होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट इज हमारा अगला अजम्पशन ये है कि मोशन विल बी स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो इज ऑल्सो नोन एज लेमिनार फ्लो। सर ये बात तो ठीक है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, लेकिन स्ट्रीमलाइन फ्लो का अर्थ क्या है बेटा? स्ट्रीमलाइन फ्लो का अर्थ ये है
कि जो भी फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी फ्लूइड के पार्टिकल्स होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीम लाइंस के अलोंग ही मूव करेंगे और उनके मोशन को हम थोड़ा बहुत पहले से जज कर सकते हैं। कैसे जज कर सकते हैं? कुछ स्पेसिफिक लॉज को वो फॉलो करेंगे। क्या क्या लॉज हैं उसको हम देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं they will move on fixed paths, बड़ा फिक्स्ड पाथ्स पर मूव करेंगे एंड दोज फिक्स्ड पाथ्स आर नोन एज स्ट्रीमलाइंस। ऑफ कोर्स दोज फिक्स्ड पाथ्स आर नोन एज स्ट्रीमलाइंस। इसमें क्या खास बात है बेटा, उसको मैं हल्का सा और बताता हूं, थोड़ा सा और बताता हूं। सुनना बेटा, स्ट्रीमलाइन फ्लो या लेमिनर फ्लो का क्या अर्थ है उसमें एक बार और बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कोई स्ट्रीमलाइन है और एरो लगी हुई है ऐसे। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है वो यहां पहुंचा, तो ऑफ कोर्स उसकी वेलोसिटी बेटा होगी लेट्स से v1, और वही पार्टिकल जब चलते चलते यहां पहुंचा तो लेट्स से बेटा उसकी वेलोसिटी है v2। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, इस बात का अर्थ यह है कि कोई भी पार्टिकल अगर इस ए पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसके पास वेलोसिटी v1 ही होगी। कोई भी पार्टिकल अगर इस बी पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसके पास वेलोसिटी v2 ही होगी। ये गवर्न हो चुका है पहले से ही कि पार्टिकल्स जो होंगे अगर इस स्ट्रीमलाइन पर मूव कर रहे हैं तो जब ए पर पहुंचेंगे तो हर पार्टिकल के पास वेलोसिटी v1 होगी। इस ए के पीछे वाला पार्टिकल, उसके पीछे वाला पार्टिकल, उसके पीछे वाला पार्टिकल, उसके पीछे वाला पार्टिकल, सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ए के मोशन को नकल कर रहे हैं, ए के मोशन को फॉलो कर रहे हैं। कोई भी पार्टिकल अगर ए पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसके पास वेलोसिटी v1 ही होगी। कोई पार्टिकल अगर पॉइंट बी पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी v2 ही होगी। और अगर ऐसा हुआ तो दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज स्ट्रीमलाइन मोशन। दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज स्ट्रीमलाइन मोशन। तो एक बात बोल सकता हूं कि एनी फ्लूइड पार्टिकल when reaches point A, comma, it will have a velocity v1 vector and when it reaches point B, comma, it will have a velocity v2। कहने का तुम अर्थ समझ गए कि अगर ये स्ट्रीमलाइन है और किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर यहां पर v1 है तो इसके बाद में जितने भी पार्टिकल होंगे जब वो इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो हर एक के पास वेलोसिटी v1 ही होगी। कोई भी एक भी पार्टिकल जब बी पर पहुंचा उसकी वेलोसिटी v2 है तो कोई भी और पार्टिकल अगर इसके पीछे पीछे आया तो हर पार्टिकल के पास बी पॉइंट पर वेलोसिटी v2 ही होगी। इसका मतलब स्पेस के अंदर किसी फिक्स पॉइंट पर वेलोसिटी विल रिमेन फिक्स। ये बड़ा हमारा सारी बात है। मैं एक बात और बोल सकता हूं, इसी बात को बोलने का एक दूसरा तरीका भी बोल सकता हूं कि ए के पीछे वाले जितने भी पार्टिकल्स है ना, ए के पीछे वाले जितने भी पार्टिकल्स स्ट्रीमलाइन पर हैं वो सारे के सारे नकल करेंगे, वो सारे के सारे फॉलो करेंगे कि उसको फॉलो करेंगे ए को। जैसे जैसे ए की वेलोसिटी चेंज होगी बेटा वैसे वैसे पीछे वाले पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि एक स्ट्रीमलाइन पर हर फ्लूइड पार्टिकल अपने से आगे वाले फ्लूइड पार्टिकल की नकल करेगा। तो एक बात और लिख सकते हो बेटा, ऑन ए स्ट्रीमलाइन every fluid particle will follow the motion of fluid particle just ahead of him।
हालांकि बेटा जस्ट को तुम काट भी सकते हो, कोई दिक्कत। अहेड ऑफ हिम, आगे वाला कोई सा पार्टिकल हो, स्ट्रीम लाइन पर अगर कोई पार्टिकल आगे है तो उसकी नकल करेगा। एंड दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज योर स्ट्रीम लाइन फ्लो, या फिर बेटा क्या, लेमिनार फ्लो। हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ बेटा ये जो अजम्पशंस हैं, इनके बाद जो कुल मिलाकर जो स्ट्रक्चर बन पाती है बेटा, सिर्फ और सिर्फ वही हमारे सिलेबस में है। अगर ये स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है, रोटेशनल मोशन भी है बेटा, विस्कस फोर्स वगैरह भी है, तो उस काइंड बेटा मोशन को हम टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे, और टर्बुलेंट फ्लो फिलहाल हमारे कोर्स में नहीं है। हाँ, आईआईटी में फर्स्ट ईयर में जरूर आता है बेटा, ठीक है, एक कोर्स था, मैंने भी किया था, हालांकि मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आया, बट कोर्स था, है ना, अच्छा था, है ना, लेकिन मुझे इतना समझ में नहीं आया था। लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज, चलिए बेटा, ये तो बड़ा थ्योरेटिकल बातें हुई, हमारी बेटा इक्वेशन से बात बनाते हैं। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सुनना बच्चों, डायनेमिक्स का सवाल जब भी तुम्हारे पास आएगा तो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ दो इक्वेशन सोचनी है। पहली है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एक और आएगी बर्नौलीज इक्वेशन या फिर बड़ा बर्नौलीज थ्योरम। जो भी सवाल होने होंगे सिर्फ दो इक्वेशन से हो जाएंगे। मैं फिर से इस बात को बोलता हूं बेटा, मैं फिर से इस बात को बहुत स्ट्रेस देकर रिपीट करता हूं, फ्लूइड डायनामिक्स का कोई भी सवाल आएगा तो सिर्फ और सिर्फ दो इक्वेशन से बन जाएगा। पहली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन, दूसरी बेटा आपकी बर्नौलीज इक्वेशन या फिर बर्नौलीज थ्योरम। हर सवाल बन जाएगा उनसे, पक्की बात। ठीक है, ये बात हमें शांत रखना है। सबसे पहले बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वेरी इजी, सुनिएगा बेटा। मान लीजिए कि आपके पास कोई पाइप है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की, यहां क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक मिनट पहले बेटा एक छोटी सी चीज और डिफाइन कर दूं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से पहले बेटा मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं, वॉल्यूम फ्लो रेट। किसी भी पाइप में से फ्लूइड का कितना वॉल्यूम पार कर रहा है, कितना वॉल्यूम जा रहा है पर यूनिट टाइम, उसका हम नाम निकाल रहे हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। द नेम इज वेरी लिटरल। ठीक है बड़ा, वॉल्यूम फ्लो रेट इज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड flowing in a tube। किसी भी ट्यूब में, किसी भी पाइप में कितने वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग इन ए ट्यूब पर यूनिट टाइम, कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम is defined as volume flow rate, is defined as बेटा volume flow rate। जैसे बेटा मान लीजिए कि आपके पास ये कोई पाइप है ऐसे, इस पाइप का बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इसमें फ्लूइड जो है वो बड़ा U जा रही है, ऐसे बड़ा फ्लूइड जा रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। मैं यहां पर बेटा मान लीजिए कि एक छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया अज्यूम करूं, ठीक है, तो कुछ मान लीजिए बेटा यहां से फ्लूइड निकल रहा था t इज इक्वल्स टू 0 पर। थोड़े से टाइम बाद, अच्छा इस फ्लूइड की जो वेलोसिटी बेटा मान लेते हैं v है, थोड़े से टाइम बाद ये वाला जो फ्लूइड होगा वो आगे पहुंच जाएगा। कितना आगे पहुंच जाएगा, तो आप कह सकते हो कि सर अगर टाइम की वैल्यू dt हो चुकी है तो ऑफ कोर्स ये सारा का सारा फ्लूइड आगे पहुंच गया है। कितना आगे पहुंच गया है, v इंटू डी टी, v इंटू डी टी। इस dt टाइम के अंदर इस क्रॉस सेक्शन से जो लिक्विड पार हुआ है, इस क्रॉस सेक्शन से जो लिक्विड क्रॉस हुआ है, वो सारा का सारा जो लिक्विड है वो ये
क्योंकि ये वाला जो लिक्विड की लेयर थी वो यहां पहुंच गई है। तो इस dt टाइम के अंदर इस dt टाइम के अंदर जो लिक्विड इस क्रॉस सेक्शन से पार हुआ है वो सारा का सारा लिक्विड बड़ा ये रहा। काश मैं इस लिक्विड का वॉल्यूम लिख पाऊं। छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया इसलिए छोटा सा वॉल्यूम dv। इस वॉल्यूम को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A इंटू ये वाली लेंथ। बड़ा ये वाली लेंथ इज ऑफ कोर्स v इंटू dt। बड़ा एक कैपिटल V वॉल्यूम है, स्मॉल v बड़ा ऑफ कोर्स वेलोसिटी है। कितना वॉल्यूम पार हुआ dv। इस इतने वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को इस क्रॉस सेक्शन से पार होने में समय कितना लगा है dt। तो dv अपॉन dt इज ऑफ कोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी। दिस इज योर वॉल्यूम फ्लो रेट। वी मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। कितना वॉल्यूम क्रॉस हो रहा है डिवाइड बाय वॉल्यूम क्रॉस होने में कितना समय लग रहा है। फॉर्मूला इज क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी। ऑफ कोर्स क्या यूनिट होगी इसकी बेटा, देखना ऊपर तो वॉल्यूम नीचे टाइम, तो दैट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या डायमेंशन होगी, ऊपर तो वॉल्यूम दैट इज एल क्यूब, नीचे टाइम तो एल क्यूब टी माइनस 1। ऑफ कोर्स बड़ा वेक्टर तो हो ही नहीं सकता, इट इज गोइंग टू बी स्केलर क्वांटिटी। वॉल्यूम भी आपका स्केलर, टाइम भी बड़ा अपन तो स्केलर कंसीडर करते हैं, तो इट इज गोइंग टू बी स्केलर। अच्छी बात है बेटा। यहां पर मैं एक टर्म और बता देता हूं, दैट इज मास फ्लो रेट। मान लीजिए बच्चों कि ये जो लिक्विड है जो फ्लो हो रहा है उसके डेंसिटी है रो, डेंसिटी है रो। तो एक टर्म और आ सकती है दैट इज मास फ्लो रेट। नाम से ही मेरे बच्चों आइडिया लग गया होगा, मास फ्लो रेट मतलब कि कितना मास क्रॉस कर रहा है पाइप से पर यूनिट टाइम, कितना मास लगातार फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम। इट इज बेसिकली रेट एट विच मास इज फ्लोइंग, दैट इज कितना मास फ्लो हो रहा है dm, कितने टाइम में dt। कितना मास इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को पार किया उसको बड़े आराम से लिख सकता हूं डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय बड़ा ये वाला वॉल्यूम। ये वाला वॉल्यूम बड़ा मुझे पता है कितना है dv अपॉन बड़ा ऑफ कोर्स नीचे dt से डिवाइड करना ही है। ये dv बाय dt में पहले से जानता हूं, तो आप कह सकते हो कि सर ये हो गया रो इंटू a इंटू v। दिस इज योर मास फ्लो रेट। मैं आपसे पूछ बड़ा मास फ्लो रेट की यूनिट क्या है, आप बोलोगे सर क्या फालतू बात है, ऊपर मास नीचे टाइम, तो ऑब्वियस बात है कि यूनिट विल बी केजी पर सेकंड। क्या डायमेंशन होगी, ऑफ कोर्स ऊपर मास है नीचे है टाइम तो mt माइनस 1। नेक्स्ट 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 बड़ा स्केलर होगा या वेक्टर होगा, ऑफ कोर्स बड़ा मास फ्लो रेट होगा स्केलर। कितना मास क्रॉस कर रहा है पर यूनिट टाइम, इट इज गोइंग टू बी स्केलर क्वांटिटी, इट इज गोइंग टू बी स्केलर क्वांटिटी। फेयर एनफ। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज। अरे हाँ बेटा अपना वो तो रह गया कंटिन्यूटी इक्वेशन, वापस से लिखना बड़ा। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सुनना बेटा, मेरे पास इस तरह का एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉन यूनिफॉर्म है। यहां पर एरिया ज्यादा है, यहां पर एरिया कम। इसके अंदर बड़ा लिक्विड जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है। ये बड़ा स्ट्रीम लाइंस बना रखे होंगे ऐसे, लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये वाला जो बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पर है दैट इज A1,
और यहां पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज A2। यहां पर जब लिक्विड है उसके पास बेटा लेट्स से वेलोसिटी है V1, यही लिक्विड बेटा चलते चलते यहां पहुंच गया तो उसके पास वेलोसिटी है V2। कंटिन्यूटी इक्वेशन इस वेलोसिटी को और इस वेलोसिटी को रिलेट करती है और बहुत आसान है। हम जानते हैं कि हमारा जो लिक्विड है वो इनकंप्रेसिबल है, तो इनकंप्रेसिबल है तो इस बात का सीधा सीधा ये अर्थ है कि जितना वॉल्यूम यहां से एंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम यहां से निकलना चाहिए। सीधी सी बात है। सर क्यों? बेटा मान लो कि कम वॉल्यूम यहां से निकला और ज्यादा वॉल्यूम एंटर कर गया तो इसका मतलब इस रीजन के अंदर ज्यादा मास इकट्ठा हो गया। पाइप का तो वॉल्यूम फिक्स है, ज्यादा मास कैसे एंटर हो सकता है? क्या डेंसिटी बढ़ गई क्या? नहीं, डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती। डेंसिटी चेंज इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हम जानते हैं कि बेटा हमारा लिक्विड तो इनकंप्रेसिबल है। तो ऑब्वियस बात है कि यहां पर जो आपका वॉल्यूम फ्लो रेट होगा और यहां पर जो वॉल्यूम फ्लो रेट होगा बेटा दैट मस्ट बी सेम। जितना वॉल्यूम यहां से आना चाहिए उतना वॉल्यूम यहां से जाना चाहिए। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि इस पहले वाले पॉइंट पर dV/dt शुड बी इक्वल टू दूसरे वाले पॉइंट पर, उसमें पॉइंट 2 कह रहा हूं, उस दूसरे वाले पॉइंट पर dV/dt। यहां पर बड़ा वॉल्यूम फ्लो रेट का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी। वहां पर अगेन हम जानते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी। A1V1 इक्वल्स टू A2V2। और इससे आपको आइडिया लग गया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम तो बड़ा स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया तो ऑब्वियस बात है बेटा हमें ज्यादा भाई वॉल्यूम तो उतना ही भेजना है, वॉल्यूम अगर उतना भेजना है तो ऑब्वियस बात है बेटा मॉलिक्यूल्स के पास स्पीड ज्यादा आ जाएगी। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो भी आपकी पाइप है बेटा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना कम होगा वेलोसिटी ऑफ कोर्स बेटा उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। और क्या होगी, है कि नहीं? ये बात बड़ा याद कर सकते हो। ये वाली बात हमें वैसे अगर प्रैक्टिकली देखें तो पहले बचपन से ही पता है। हमारे पास बड़ा जब हम खास तौर से गार्डनिंग वगैरह करते थे तो गार्डनिंग करने के लिए कई बार हो सकता था हमारे पास पाइप होती और हमें पानी दूर तक फेंकना होता था। तो हम क्या करते थे कि पाइप की जो नोजल है ना बेटा उसको ऐसे आगे से थोड़ा सा अंगूठा लगाकर उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को थोड़ा सा ढक लेते थे। तो जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया से लिक्विड जा रहा है वो घट गया तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी बढ़ गई तो बड़ा मॉलिक्यूल्स जो थे, जो आपके फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा दूर तक जा रहे थे, या हम उसको ऐसे पिचका दिया करते थे। जैसे पिचकाए थे तो अगेन बड़ा पार्टिकल्स ज़्यादा दूर तक जाते थे। ये मैं बचपन से ही पता है, इक्वेशन आज लेके, लेकिन पता हमें बचपन से ही। अपन तो स्मार्ट बच्चे हैं, अपन को सब पता है। हाँ, बड़े आराम से कह सकते हो कि वेलोसिटी A1V1 इक्वल्स टू A2V2। दिस इक्वेशन इज A1V1 इक्वल्स टू A2V2। आई होप बेटा इस बात को तुम समझ गए होंगे कि बहुत बड़ा टफ काम ये था नहीं वैसे। दिस इज नोन एज योर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बड़ा इट इज नोन एज योर इक्वेशन ऑफ ठीक है ना, दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मैं यहां पर एक बात और बोलूंगा बेटा, यहां पर जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो दूर दूर हैं, यहां पर स्ट्रीम लाइंस नजदीक नजदीक है। स्ट्रीम लाइंस जितनी नजदीक होगी मतलब लाइन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी बेटा वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। स्ट्रीम लाइंस जितनी दूर होगी बेटा वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। तो आप एक बात बोल सकते हो कि हमारी जो स्ट्रीमलाइन डेंसिटी है अगर ये ज्यादा हुई, स्ट्रीमलाइन डेंसिटी अगर ज्यादा हुई मतलब नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया अगर ज्यादा हुई तो ऑब्वियस बात है बेटा स्पीड भी ज्यादा होगी। ये अगर स्ट्रीमलाइन डेंसिटी कम हुई, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया कम हुआ तो ऑफ कोर्स बेटा आपकी स्पीड भी कम होगी। अच्छा पॉइंट है बेटा, हो सकता कभी काम आ जाए हमारे। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा सवाल करते हैं। नेक्स्ट पेज पे बेटा एक सवाल करते हैं, बढ़िया सा सवाल। सवाल मेरे बच्चों ऐसे,
ये ग्राउंड, और ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर बड़ा इस तरह से मेरे पास एक पिचकारी मान लीजिए बेटा, ठीक। यहां बड़ा कोई पिस्टन है, पूरे में कोई ना कोई वाटर है। पूरे बड़ा वाटर है। ये बड़ा कोई पिस्टन है, यहां पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बड़ा मेरे पास मान लीजिए 10 मिलीमीटर स्क्वायर है। मैं इस पिस्टन को बड़ा पुश कर रहा हूं, इसको पुश करूंगा तो बड़ा लिक्विड निकलेगा यहां से, ठीक है। ये बड़ा पिचकारी का यहां पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बड़ा, मैं उसे एक बार के लिए स्मॉल एरिया, इट इज 2 मिलीमीटर स्क्वायर। यहां से बड़ा आप इसको पुश कर रहे हो ऐसे अंदर की तरफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। इसको पुश करोगे तो लिक्विड यहां से निकलेगा। जब लिक्विड यहां से निकलेगा तो ऑफ कोर्स बेटा यहां तो गिरेगा नहीं, लिक्विड तो यूं आएगा बेटा, लिक्विड तो ऐसे गिरेगा। लेट्स से बेटा ये जो डिस्टेंस है बेटा ये r है, ये जो हाइट है बच्चों ये मुझे सवाल के अंदर दे रखी है। दिस हाइट इज गिवन एज 20 मीटर्स, ठीक है बच्चों। तो हॉरिजॉन्टल टाइप का था जी पार्ट बेटा। 2 सवाल पूछा बेटा, find time taken by fluid to reach ground after ejected फ्रॉम पाइप। बेटा पाइप से इजेक्ट होने के बाद गिरने में कितना समय लगेगा ये पूछा है। दूसरा सवाल बेटा, फाइंड रेंज आर। चलिए बच्चों पहले फ्लूइड की बात करते हैं। जो फ्लूइड निकला है उस फ्लूइड के पास शुरुआत में जो भी वेलोसिटी है बेटा वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ये वाली वेलोसिटी में निकाल लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में किसी प्रकार की कोई वेलोसिटी नहीं है। हाँ वर्टिकल डायरेक्शन में उसके पास एक्सेलरेशन जरूर है एंड दैट एक्सेलरेशन इज ऑफ कोर्स बेटा नीचे की तरफ जी। पार्टिकल चलते मतलब फ्लूइड पार्टिकल चलते 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 बेटा यहां आया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लूइड के किसी भी पॉइंट के पास वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो वही रहेगी, अच्छी बात है बेटा। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, क्योंकि नीचे की तरफ तो जी लग रहा है। ये तो काफी हद तक बड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा सवाल हो गया, खास तौर से प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर केस 1। आई होप यू डू रिमेंबर, केस 1 में अपने बॉल को यूं फेंका था, केस 2 में यूं फेंका था और केस 3 में यूं फेंका था। सबसे पहले टाइम की बात कर लेते हैं। यहां से यहां तक बेटा एक तरफ बेटा प्लस वाई एक्सिस मान लो, एक तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस, आपकी मर्जी है। इधर की तरफ तो मैं एक्स मानूंगा, वाई बेटा आप ऊपर भी मान सकते हो नीचे ही मान सकते हो। चलो मैंने वाई मान लिया नीचे की तरफ। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन? तो आप बोलोगे सर सारे के सारी वेलोसिटी तो वाई डायरेक्शन में है, सॉरी सारे के सारी वेलोसिटी इनिशियल वाले तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन? तो आप बोलोगे सर वाई डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन इज ऑफ कोर्स जी।
नीचे की तरफ जी है, नीचे की तरफ प्लस ले रखा है तो प्लस जी लिख देते हैं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस? आप बोलो सर डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग तो डिस्प्लेसमेंट ये है आर जो मुझे निकालना है, और वाई के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है आपका ये एच मान लीजिए, बड़ा 20 मीटर मान लीजिए। इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम पूछा है, बेस्ट इक्वेशन कौन सी होगी? आप बोलोगे सर बेस्ट इक्वेशन होगी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन इंटू t प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन इंटू t का स्क्वायर। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है h, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में है 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में है g इंटू t का स्क्वायर। t का आंसर आ गया √2h/g। हो सकता है कि मोस्टली बच्चों को पहले से याद ही हो कि सर तो प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर केस में ना √2h/g तो आना ही था। ये कोई बहुत कमाल की बात तो है नहीं। टाइम की वैल्यू आ गई है √2 टाइम्स h इज 20 मीटर, बेटा g कुछ नहीं बोल रखा तो 10 ही लूंगा, सो आंसर कम्स आउट विद 2 सेकेंड्स। ये तो हो गया। अब मुझसे ये रेंज और पूछिए। रेंज निकालने के लिए मुझे वेलोसिटी पता होनी चाहिए। वेलोसिटी कैसे पता करें? आपको वैसे वेलोसिटी पता करने के लिए मुझे यहां से यहां तक कंटिन्यूटी इक्वेशन लगानी पड़ेगी, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मुझे ये कहती है, क्या कहती है? यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 मिलीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यहां पर जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी दैट इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड शुड बी इक्वल टू यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज 2 मिलीमीटर स्क्वायर इंटू यहां पर वेलोसिटी दैट इज v। मिलीमीटर स्क्वायर कैंसिल, मेरे पास बड़ा वेलोसिटी आ गई है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सॉरी बेटा 40 नहीं, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब मुझसे पूछा कि बताओ रेंज क्या होगी? रेंज इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस की एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ कोर्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टी प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टी का स्क्वायर। एक्स एक्सिस के अलोंग तो किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, सारा का सारा एक्सेलरेशन तो सिर्फ और सिर्फ वाई के अलोंग है। एक्स के अलोंग तो बेटा वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, सो यू कैन से कि सर डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस आर, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हम निकाल चुके हैं 0.2 मीटर पर सेकेंड दैट इज 0.2 इंटू टाइम। बड़ा यहां से तक टाइम क्या हम निकाल चुके हैं? ऑफ कोर्स निकाल चुके हैं, दैट इज 2 सेकेंड्स। आंसर आ गया मेरे पास 0.4 मीटर। तो ये रेंज बड़ा आपके पास आ गई 0.4 मीटर या बड़ा 40 सेंटीमीटर। फिर है ना, आसान सा काम था। आगे चलते हैं बच्चों, कंटिन्यूटी पे एक अलग सा सवाल और कर लेते हैं बेटा, अलग सा सवाल और कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम बड़े आराम से इस तरह के सवाल को सोच सकते हो, तो कर लेते हैं बेटा। आपके पास बड़ा इस तरह की एक पाइप है, इस पाइप के आगे जाके ऐसे 2 फाड़ हो गए, 2 अलग अलग पाइप्स हो गए इसकी, ठीक है। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इट इज 20 मिलीमीटर स्क्वायर, और यहां पर बड़ा जो वेलोसिटी है बड़ा पानी की, बड़ा मुझे सवाल में दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। उसमें से बड़ा कुछ पानी यहां से गुजर रहा है। ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये मुझे 8 मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया मुझे 10 मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ऑफ कोर्स बड़ा कुछ पानी यूं जा रहा है, बड़ा कुछ पानी आपका यूं जा रहा है। यहां पर जो पानी निकल रहा है उसके पास बड़ा जो वेलोसिटी आई है, मैं नहीं बोल रहा बड़ा, सवाल के अंदर दे रहा है कि यहां पर जो वेलोसिटी आई है बड़ा वो 8 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको बताना है
कि इस वाली पाइप के अंदर जो लिक्विड जा रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है। सवाल समझ में आ गया? यहां पर जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी पता है, यहां पर जो लिक्विड जा रहा है उसकी वेलोसिटी पता है, यहां पर जो लिक्विड जा रहा है उसकी वेलोसिटी पता है। अभी निकाल लेंगे। मैं जानता हूं कि इस वाली पाइप के अंदर और इस वाली पाइप के अंदर से जो पानी निकल रहा है वो तो वही है जो यहां से एंटर हुआ है। तो यहां पर जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो दैट शुड बी इक्वल टू एडिशन ऑफ जो वॉल्यूम फ्लो रेट यहां पर है प्लस जो वॉल्यूम रेट यहां पर है। सुनना बड़ा, आप इसे सुनना। जितना मास यहां से एंटर करेगा इट शुड बी इक्वल टू जितना मास यहां से एग्जिट करेगा प्लस जितना मास यहां से एग्जिट करेगा, है कि नहीं? जितना वॉल्यूम यहां से एंटर करेगा इट शुड बी इक्वल टू जितना वॉल्यूम यहां से एग्जिट करेगा प्लस जितना वॉल्यूम यहां से एग्जिट करेगा। यहां का वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू यहां का वॉल्यूम प्लस यहां का वॉल्यूम। तो यहां का वॉल्यूम फ्लो रेट शुड बी इक्वल टू यहां का वॉल्यूम फ्लो रेट प्लस यहां का वॉल्यूम फ्लो रेट। सिंपल। यहां के वॉल्यूम फ्लो रेट को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं, A1 V1 लिख दो बेटा, 20 मिलीमीटर स्क्वायर इंटू 5 मीटर पर सेकेंड शुड बी इक्वल टू वहां पर A2 V2 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। यहां पर बड़ा मिलीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर कैंसिल। 20 इंटू 5 100 माइनस 64 अपॉन 10 मीटर पर सेकेंड। बेटा अगर कैलकुलेशन चेक लेना, 20 इंटू 5 बड़ा 100, 100 माइनस 64 कितना गया 36, 36 अपॉन 10 बेटा कितना गया 3.6। बड़ा ये वाली वेलोसिटी मेरे पास आ गई है 3.6 मीटर पर सेकेंड। बड़ा ये हमारा आंसर। बढ़िया, आगे चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं यार। ये बेटा हमारी कंटिन्यूटी की इक्वेशन थी, इसके आगे की थोड़ी सी और बातें भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम अपने आप में आप ऐसा मान के चल सकते हो कि यार ये एक तरह से है ना फ्लूइड की वर्क एनर्जी थ्योरम है, एक तरह से फ्लूइड की वर्क एनर्जी थ्योरम है, या फिर ऐसे बोलता हूं कि बड़ा एक तरह से ये आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। एक ही बात है, अलग अलग बातें थोड़ी। क्या है बड़ा ये थ्योरम, सुनिएगा। जैसे मैंने कहा कि बेटा डायनामिक्स का कोई भी सवाल होगा ना वो सिर्फ दो इक्वेशन से बन जाएगा। कौन से इक्वेशन? अपनी बेटा बर्नौलीज इक्वेशन एंड सेकंड वन इज अवर कंटिन्यूटी इक्वेशन। इन दो इक्वेशन से हमारे सारे सवाल बन जाएंगे डायनामिक्स वाले। चलिए बच्चों क्या कहती है बेटा ये हमारी बर्नौलीज इक्वेशन, सुनिएगा। मान लीजिए कि बेटा आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, एक पाइप है बेटा इस तरह से, इस तरह से कोई पाइप है यूं। इस पाइप के अंदर यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा आपके पास A1 है, यहां मेरे बच्चों क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। लिक्विड जो है वो बेटा ऐसा आ रहा है, यूं आ रहा है, यूं आ रहा है, यूं आ रहा है, यूं आ रहा है, वर्टिकल प्लेन है। जब लिक्विड यहां पर है तो उसके पास बड़ा वेलोसिटी V1 है, और जब यही लिक्विड बड़ा चलते चलते यहां पहुंच गया तो ऑफ कोर्स बड़ा यहां पर वेलोसिटी कुछ डिफरेंट है, लेट्स से ये वाली वेलोसिटी V2 है, ठीक है। सारा का सारा जो लिक्विड है बड़ा वो ऐसे है, लिक्विड की डेंसिटी यूनिफॉर्म है, जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी आपके पास रो है। सबसे नीचे यहां पर जो लिक्विड है इसकी हाइट बेटा h1 है, और सबसे ऊपर जो लिक्विड है
उसकी हाइट बेटा लेट से आपके पास h2 है। ठीक है बच्चों, अब हुआ क्या कि मान लेते हैं कि बेटा यहां पर प्रेशर है P1 और वहां पर प्रेशर है P2, और कभी ना मैंने एक छोटा सा इतना सा सिस्टम लिया, यहां से फोर्स लगा इस तरफ, दैट फोर्स विल बी ऑफ कोर्स P1 इंटू A1, और इसके कारण ये वाला लिक्विड था ये हल्का सा बेटा सामने की तरफ डिस्प्लेस हो गया। लेट्स से बेटा दिस इज x1। तो P1 A1 फोर्स ऐसे लगा, और इस P1 A1 फोर्स ने, मैं बेटा कौन सा लिक्विड कंसीडर कर रहा हूं, यहां से लेकर, मैं एक मिनट ना इस बात के बारे में वापस रिपीट करता हूं, एक मिनट सारी कहानी के बारे में वापस रिपीट करता हूं। सुनिए एक बार, है ना, मैं एक बार यहां से लेकर यहां तक का जो लिक्विड है ना, ये जो सारा लिक्विड है ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम है। जैसे मैं एक बार के लिए बोल दूं तो दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2। तो पॉइंट 1 और 2 के बीच जितना लिक्विड है वो मेरा सिस्टम है। 1 एंड 2 के बीच में जितना सिस्टम है ना वो हमारा, जितना लिक्विड है वो मेरा सिस्टम है। कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस वगैरह लगे हैं उसको हम हल्का सा एक बार डिस्कस करते हैं। बट हम जानते हैं mg लगी रहा है, इसके लेफ्ट वाला जो लिक्विड होगा वो इसको पुश करेगा ऐसे, जिस फोर्स से पुश करेगा दैट विल बी ऑफ कोर्स यहां पर प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। प्रेशर बेटा मैंने इस पॉइंट में मान लिया P1। इसी तरह से इस लिक्विड को राइट वाला जो लिक्विड होगा वो ऐसे पुश करेगा, वो जिस फोर्स से पुश करेगा बेटा दैट विल बी P2 इंटू A2। P2 इज ऑफ कोर्स प्रेशर एट दिस पॉइंट। अब हुआ क्या कि जो लिक्विड था, जो हमारा सिस्टम यहां से यहां तक था, ये हल्का सा बेटा यू मूव किया, हल्का सा यू मूव किया, और थोड़ी देर बाद में ही ये वाली जो लेयर थी बेटा ये चलते 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 यहां पहुंच गई, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा ये आपके पास थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आ गया। लेट्स से बेटा दिस डिस्प्लेसमेंट इज x1। ऑफ कोर्स बेटा ये वाला लिक्विड चल के यहां से यहां आएगा, तो ये वाला लिक्विड बेटा चल के यहां से यहां आएगा। दिस डिस्प्लेसमेंट इज लेट्स से x2। ठीक है, हम जानते हैं कि बेटा वॉल्यूम कंजर्व है, इसलिए ये ऑब्वियस बात है कि जितना वॉल्यूम ये होगा ऑफ कोर्स उतना ही वॉल्यूम ये होगा। ठीक है, बाकी हमारा लिक्विड बेटा वैसा का वैसा ही है ना। बाकी हमारा जो लिक्विड था वो पहले हम जानते हैं कि इस पॉइंट 1 से लेकर 2 के बीच में था। अब वही जो लिक्विड है वो इस पॉइंट 1 डैश से लेकर 2 डैश के बीच में है। पहले आपका सारा का सारा लिक्विड इस पॉइंट 1 और 2 के बीच में था, अब आपका सारा का सारा जो लिक्विड है वो 1 डैश से लेकर 2 डैश के बीच में है। इसमें आपने ये नोटिस किया होगा कि ये जो जगह है, मैं एक बार है ना इस जगह को एक बार ना ब्लू पेन से एक बार मार्क कर देता हूं। यहां पर जो लिक्विड है वो तो पहले भी था और अब भी है। यहां पर तो लिक्विड पहले भी था और अब भी है। मुझे लगता है कि इन सारे के सारे फोर्सेस से इफेक्टिवली क्या हुआ है कि ये जो लिक्विड यहां था ये चलकर बड़ा एक तरह से यहां पहुंच गया। इफेक्टिवली ऐसा हुआ है, पहले आपका जो लिक्विड था वो यहां से यहां था, अब आपका लिक्विड यहां से यहां है। पहले आपका लिक्विड यहां से यहां था, अब आपका लिक्विड यहां से यहां है। इस बीच वाले रीजन में तो पहले भी लिक्विड था, अब भी लिक्विड है। हाँ, ये जो रीजन है ये वाला लिक्विड एक तरह से हम ऐसा मान सकते हैं कि इफेक्टिवली यहां से उठकर यहां चला गया। बाकी सारा का सारा जो रीजन है उसमें तो बड़ा कोई खास फर्क नहीं पड़ा, उसमें तो जैसे लिक्विड पहले था वैसे लिक्विड बाद में। अब मैं कहता हूं बेटा चलो एक काम करते हैं, इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट पर एक बार के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। अभी लगाते हैं बेटा। कौन कौन से फोर्सेस हैं? ग्रेविटी है, प्रेशर है, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय प्रेशर इज ऑफ कोर्स के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन बाय ग्रेविटी इफेक्टिवली हुआ क्या है कि ये वाला जो लिक्विड है जो पहले h1 हाइट पे था ये एक तरह से बड़ा कहां चला गया? h2 हाइट पर। तो ग्रेविटी का वर्क डन तो बड़े आराम से आ गया माइनस इसका मास, इसके मास को लिखता हूं रो,
इंटू बड़ा ये वाला वॉल्यूम, बड़ा ये वाला वॉल्यूम इज ऑफ कोर्स A1 इंटू x1, A1 इंटू x1 लिख दो या A2 इंटू x2 लिख दो, एक ही बात है। ठीक, तो मैं इसको लिखता हूँ बड़ा रो इंटू वॉल्यूम इंटू बड़ा तो मास हो गया इंटू, एक मिनट, बड़ा ग्रेविटी का वर्डन क्या होता है, अगर कोई बड़ा मास अगर ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी का वर्डन होता है माइनस mgh, माइनस आ गया, m आ गया, g आ गया, कितनी हाइट ऊपर गया, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर इफेक्टिवली कितनी हाइट ऊपर गया, h2 माइनस h1 प्लस वर्क डन बाय प्रेशर। प्रेशर का वर्डन बहुत सिंपल, यहां पर प्रेशर ने पॉजिटिव वर्डन किया है, फोर्स है P1 A1, डिस्प्लेसमेंट है x1, तो आप कह सकते हो कि दैट इज बेसिकली P1 A1 इंटू x1। यहां पर बड़ा प्रेशर ने नेगेटिव वर्डन किया है, फोर्स लग रहा है P2 A2, डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, फोर्स है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, वर्डन आएगा माइनस P2 A2 इंटू x2, दैट इज इक्वल्स टू K फाइनल माइनस K इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अभी जो बीच में जो ब्लू शेड का जो वाटर है ना, उसके पास तो जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी उतनी काइनेटिक एनर्जी बाद में है। अंतर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बड़ा यह है कि पहले लिक्विड बड़ा यहां पर था, अब लिक्विड यहां पर है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी कम थी क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम था, सर बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा था तो स्पीड कम थी, स्पीड कम थी तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कम थी, यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, थोड़ा स्पीड ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो सिर्फ और सिर्फ इस रीजन और इस रीजन की ही काइनेटिक एनर्जी लिखने की जरूरत है, बीच वाले रीजन के पास तो जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी उतनी बाद में। दिस इज K फाइनल, दैट इज K इनिशियल, K फाइनल हाफ मास, बड़ा मास कैसे लिखूं, रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज A2x2 लिख दो या बड़ा A1x1 लिख दो, एक ही बात, हाफ इंटू m इंटू ऑफ कोर्स V2 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू रो इंटू A1x1 इंटू बड़ा V1 का स्क्वायर। ये बड़ा काफ़ी हद तक मेरा ख्याल से मेरा काम बन जाएगा। देखना बड़ा मैं क्या क्या मिस कर रहा हूँ, A1x1 A2x2, A1x1 इज इक्वल्स टू A2x2, A2x2 A1x1 सारा कैंसिल, क्यों कैंसिल, जितना वॉल्यूम बढ़ाइए उतना ही वॉल्यूम ये, तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि A1x1 इक्वल्स टू A2x2। और जैसे ही बड़ा ये कैंसिल हो गया उसके बाद क्या कोई और टर्म भी बड़ा कैंसिल हो पाएगी, नहीं बड़ा मेरे ख्याल से और कोई टर्म तो कैंसिल है नहीं। मैं बड़ा आराम से लिखता हूँ P1 माइनस माइनस बड़ा प्लस हो गया और रो इंटू जी इंटू H1 प्लस हाफ इंटू रो इंटू V1 का स्क्वायर, ये टर्म उधर गई, बड़ा P2 उधर गया, दैट इज P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ इंटू रो इंटू बड़ा V2 का स्क्वायर। दिस इज अवर बर्नौलीज इक्वेशन। किसी भी स्ट्रीम लाइन के दो पॉइंट के बीच में हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। यह बड़ा ऐसे नहीं तो बड़ा ऐसे लिख दो इसको, इट कैन बी रिटन एज पूरे स्ट्रीम लाइन में P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज गोइंग टू बी constant, is going to be constant. Pressure plus rho gh plus half rho v square is going to be constant. I hope बेटा समझ गए इस बात को, आगे चलते हैं। सो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि किसी भी स्ट्रीम लाइन पे, किसी भी स्ट्रीम लाइन के दो पॉइंट्स के बीच में P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। दिस इक्वेशन इज नोन एज योर बर्नौलीज इक्वेशन, बट दिस इज नोन एज योर बर्नौलीज इक्वेशन। ये बड़ा हमारा आंसर मतलब क्या फॉर्मूला है, बहुत सारे हमारे सवाल में काम आएगा, और अगर ढंग से देखो तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। हालांकि इसको हम समझने की एक स्टाइल और भी लगाएंगे, सुनना बच्चों, समझने की एक स्टाइल और है, जैसे P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, बड़ा अच्छी बात है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं
अगर हम लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी ऑफ कोर्स हाफ मास ऑफ लिक्विड इनटू v स्क्वायर। अगर मैं कहूं बेटा मुझे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो आपको सर यहां पर भी वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। मास अपॉन वॉल्यूम इज ऑफ कोर्स बेटा क्या जाएगी आपके पास? डेंसिटी। तो आप कह सकते हो कि बेसिकली दिस इज हाफ इंटू रो इंटू वी स्क्वायर। तो ये जो हाफ रो वी स्क्वायर है इट इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या फिर काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी। बेटा दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी। फेयर इनफ। इसी तरह से अगर मैं कहूं बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है तो आप बोलोगे सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ कोर्स mgh। मैं आपसे कहूं बेटा मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए तो आपको सर कोई दिक्कत नहीं, इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। ये मास अपॉन वॉल्यूम पहले से हम जानते हैं, बट मास अपॉन वॉल्यूम इज ऑफ कोर्स डेंसिटी। दैट कम्स आउट टू बी रो इनटू g इनटू h। सो दिस रो g h इज gravitational potential energy density। ये भी अपने बड़ा एक एनर्जी डेंसिटी है और ये क्या है? एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी या फिर बड़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी है। ठीक है, आई होप बेटा वाली बात तो तुम समझ ही गए। आगे चलते हैं बेटा। हाँ बेटा, ये हो गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गई हमारे पास ग्रेविटेशनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसी तरीके से प्रेशर जो वर्क डन करेगा वो भी हम ऐसा मान सकते हैं कि किसी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रही है। जैसे प्रेशर अगर वर्क डन करेगा तो बड़ा ऑफ कोर्स प्रेशर इनटू एरिया, ये थोड़ा फोर्स हो गया, मल्टीप्लाइड बाय आपका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेट से dx। तो प्रेशर ने जो कोई वर्क डन किया हम ऐसा मान लेते हैं कि वो एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया एंड लेट्स से दैट एनर्जी इज प्रेशर एनर्जी। इस प्रेशर एनर्जी को मैं वॉल्यूम से डिवाइड करूं, बड़ा वॉल्यूम विल बी क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू dx। तो ये बड़ा कैंसिल हो गया और मेरे पास ये P आ गया। ये जो P है इसको आप ये भी कह सकते हो कि इट इज, नाम निकाल रहे हैं एक तरह से, दिस इज बेसिकली प्रेशर एनर्जी डेंसिटी। बड़ा क्या नाम निकाल दिया? प्रेशर एनर्जी डेंसिटी। यहां से मैं बोलना चाहता हूं कि हमारी जो बर्नौलीज इक्वेशन है P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसके कहने का अर्थ ये है, इसके मतलब इसका बेसिक अर्थ ये है, मतलब बेसिक अर्थ ऑफ कोर्स कि ये सारे इक्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम से आई है तो है ही है। मैं इसको एक स्टाइल से और बोल सकता हूं कि ये तीन एनर्जीज का समेशन है, जिसमें से ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी है, ये हमारे पास बड़ा ऑफ कोर्स पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी है, और इसका हमने नाम निकाल दिया कि ये हमारी प्रेशर एनर्जी डेंसिटी है। क्या है बेटा? प्रेशर एनर्जी डेंसिटी। तो आप बड़े आराम से ऐसा कह सकते हो कि सर बर्नौलीज इक्वेशन के अंदर हम ऐसा कह सकते हैं कि तीन एनर्जीज का समेशन जो है या फिर तीन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम्स का जो समेशन है वो कांस्टेंट है। कौन से? प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी। इन तीनों का जो समेशन है बेटा दैट विल बी जीरो, दैट विल बी कांस्टेंट। तो पूरे के पूरे स्ट्रीमलाइन के अंदर किसी भी दो पॉइंट के बीच में हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। चलो बच्चों, आई रियली होप कि बेटा आपको बात समझ में आई गई होगी, ऐसे में याद कर सकते हैं। एक बात मैं यहां पर और बोलूंगा, हाँ मैं यहां बेटा एक बात छोटी सी और बोलूंगा कि कई बार बुक्स में ना बेटा ऐसा भी लिखा रहता है यार, इसको ऐसे भी लिख रखा होता है P अपॉन रो जी प्लस H प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। बड़ा पूरी की पूरी इक्वेशन को हम लोगों ने क्या कर दिया कि हमने रो जी से डिवाइड कर दिया, पूरी की पूरी इक्वेशन में रो जी से डिवाइड कर दिया। रो जी से डिवाइड कर दोगे, कांस्टेंट अपॉन रो जी इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी कांस्टेंट, रो भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट। इसमें ये जो आपका H है
इसका हम नाम निकाल देते हैं बेटा, इसका हम एक नाम निकाल रहे हैं ग्रेविटेशनल हेड। बस बेटा नाम है इसलिए बताना पड़ रहा है कि मान लो कहीं पर लिखा हुआ आ जाए तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल हेड है क्या। इसी तरीके से ये जो बड़ा टर्म है P अपॉन रो जी, इसका नाम हम निकाल देंगे प्रेशर हेड। बड़ा इसका हम नाम निकाल देंगे प्रेशर हेड। और ये जो बड़ा v² अपॉन 2g है, इसका हम नाम निकाल देंगे वेलोसिटी हेड। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने एज ए नोमेनक्लेचर ही बड़ा आपको बताया, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत ही नई इक्वेशन लिख दी अपन लोगों ने, बड़ा वही इक्वेशन तो सेम ही तो लिखी है, बस पूरी की पूरी इक्वेशन को रो जी से डिवाइड कर दिया। कोई नई इक्वेशन थोड़ी बन गई। सवाल तो बड़ा चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, एक ही बात है। हम तो सवाल बड़ा ऑफकोर्स इससे ही करेंगे, एक ही तो बात है। फिर से ये क्यों बताया? अब कल को कोई पूछ ले कि बताओ ग्रेविटेशनल हेड क्या है, तो यूँ थोड़ी कि अपन फिर है ना सोचने लग जाएंगे अरे ओ माय गॉड ग्रेविटेशनल हेड क्या होता है। बेटा जो हाइट है उसी को ग्रेविटेशनल हेड बोल रखा है। कोई मुझसे पूछ ले बताओ वेलोसिटी हेड क्या है, तो यूँ थोड़ी बेटा हमारा सर्वर हैंग हो जाएगा दिमाग का। क्या बोल देंगे सर v² अपॉन 2g को वेलोसिटी हेड बोल रखा होगा, निकाल लूँगा, क्या दिक्कत है। कोई हमसे पूछ ले प्रेशर हेड क्या है, तो यूँ थोड़ी दिमाग में प्रेशर आ जाएगा हमारे कि माय गॉड आज तो मचाई दी, प्रेशर हेड पता नहीं क्या ही होता है। प्रेशर हेड क्या होता है? जो भी उस पॉइंट पर प्रेशर है दैट डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड अपॉन जी, ये आपका प्रेशर हेड। तो ये हमें नाम पता होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नाम पता होने के चक्कर में ही बेटा आपको सारी बात बताई गई है। ठीक है बच्चों, आसान सी बात है ना। आगे चलते हैं, बेटा आसान सी बात थी, आगे चलते हैं। अब इसके यूजेस पर भी आएंगे बेटा अपन, है ना, इसके यूजेस पर भी आएंगे। चलिए बेटा, हमारी जो हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन थी ना बेटा, कौन सा कलर आ गया बेटा, सॉरी, हमारी जो हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन थी ना बेटा, वो भी एक बर्नौलीज इक्वेशन का ही स्पेशल केस है। सुनना कैसे। हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन इज ऑल्सो स्पेशल केस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। कैसे? सुनिएगा बच्चे, मान लीजिए कि आपके पास बड़ा कोई कंटेनर है और ये कंटेनर रेस्ट पे है। ये बड़ा ऐसे लिक्विड है, ऐसा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी बड़ा लेट से आपके पास रो है। सारा का सारा सिस्टम ऑफ कोर्स हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन है, तो ऑफ कोर्स बड़ा लिक्विड कहीं नहीं जा रहा, सारा का सारा सिस्टम जो आपका वो इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, अब देखो मेरे पास ये पॉइंट 1 है मान लीजिए, और ये पॉइंट 2 है बेटा, ऐसा मान लीजिए। ग्राउंड से अगर देखें तो इसकी हाइट बेटा मेरे पास है ग्राउंड से h2 और इसकी हाइट बेटा ग्राउंड से है h1। ठीक है, और ये पॉइंट 1 और 2 के बीच की बेटा सेपरेशन है, दिस इज h1 माइनस h2, जिसे मैं एक बार के लिए h लिख दूं। इन दोनों पॉइंट्स के लिए मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर मैं बर्नौलीज इक्वेशन लगाऊं तो मैं कह सकता हूं कि P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। सर कैसे लगती है इक्वेशन? दिखाता हूं बड़ा कैसे लगती है इक्वेशन। इक्वेशन ऐसे लगती है कि प्रेशर एट पॉइंट 1 प्लस रो इंटू जी इंटू हाइट एट पॉइंट 1 प्लस हाफ इंटू रो इंटू वेलोसिटी एट पॉइंट 1 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट 2 प्लस रो इंटू जी इंटू हाइट एट पॉइंट 2 प्लस हाफ इंटू रो इंटू बड़ा वेलोसिटी एट पॉइंट 2 का स्क्वायर। एज यू कैन सी दैट बेटा ये टर्म्स तो आपकी जीरो है, और आप बड़े आराम से इससे कह सकते हो कि P2 माइनस P1 is rho into g into h1 minus h2, that is equals to rho into g into h। कि 2 पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो 1 पॉइंट के प्रेशर से ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा होगा? रो इंटू जी इंटू एच। ये वाला इक्वेशन में हम हाइड्रोस्टैटिक में पहले से निकाल भी चुके थे। आप बोलोगे हाँ से बिल्कुल निकाल चुके थे। हाँ, वही वाली बात हम बर्नौलीज इक्वेशन से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। v तो बड़ा जीरो था तो v वाली टर्म तो कैंसिल हो गई। तो मैं एक बार ऐसे बोलने के लिए ऐसा बोल सकता हूं कि हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर अगर मैं देखूं तो हम यहां नहीं नीचे लिखता हूं,
कि V तो आपका 0 होगा। और बेटा अगर आपका V 0 होगा तो आप बर्नौलीज इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो कि P प्लस रो जी एच इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट। और P प्लस रो जी एच इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट, इस बात का मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट जितना ऊपर होगा, जो पॉइंट जितना ऊपर होगा उसकी H की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। H की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ऑफ कोर्स बेटा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी का सम कांस्टेंट है, तो प्रेशर एनर्जी जितनी ज्यादा होगी ऑफ कोर्स पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी ऑफ कोर्स बेटा आपका प्रेशर उतना ही कम होगा। तो जैसे 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 ऊपर जाओगे बेटा वैसे वैसे लगातार प्रेशर घटेगा। वी ऑलरेडी न्यू दैट। जैसे जैसे बेटा आप नीचे आओगे तो बेटा ऑफ कोर्स आपकी हाइट जो है वो कम होगी। हाइट कम होगी तो आपकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होगी। ऑफ कोर्स बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो आपकी कोई और एनर्जी बढ़नी चाहिए। सर कौन सी एनर्जी बढ़ेगी? काइनेटिक तो बढ़ नहीं सकता, क्योंकि सवाल ही बेटा हाइड्रोस्टैटिक का है, लिक्विड तो सर रेस्ट पे। तो कौन सी एनर्जी बढ़ी होगी? जरूर बेटा आपकी प्रेशर एनर्जी बढ़ी होगी, मतलब आपका प्रेशर बढ़ा होगा। नीचे आने पर प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जाने पर प्रेशर घटेगा। वी ऑलरेडी न्यू दैट। ऐसा नहीं कि बेटा कोई नया काम कर लिया अपन ने, ये वाली बात हम लोगों को पहले से भी पता थी। बट ठीक है, हम इस बात को बर्नौलीज थ्योरम से भी सोच पाए, हमारे लिए अच्छी बात ये। ठीक है, थोड़ा एक स्पेशल केस बेटा आपका ये था। ठीक है, काम आ सकता है ना करने के लिए। ऐसे बेटा इसके और भी काम हो सकते हैं, है ना, वो हम धीरे धीरे करके देख लेंगे। हाँ देख लेंगे, बिल्कुल अपना काम ही बेटा अगले 2 दिन तक तो है ना, ये देखेंगे और क्या देखेंगे। आगे चला बच्चा, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। कुछ सवाल करते हैं बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, बिल्कुल बड़ा फॉर्मूले पर ही सवाल है। आराम से इत्मीनान से सुनिएगा, समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। बड़ा इस तरह से कोई पाइप है और इस पाइप में बड़ा फ्लूइड जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, ऐसे फ्लो कर रहा है। और यहां पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहां पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा लिक्विड जो है बड़ा वो फ्लो कर रहा है, उसकी डेंसिटी बेटा 1000 kg पर मीटर क्यूब है। ये बेटा कोई 0.1 है, यहां पर लिक्विड यूं जा रहा है, मैं इसको 0.1 कह दूं। यहां बेटा कोई 0.2 है, इस पर लिक्विड यूं जा रहा है, ये 0.2 है। ये बड़ा 0.2 ऐसे, यहां पर लिक्विड यूं जा रहा है। लिक्विड की जो वेलोसिटी बेटा यहां पर वो मुझे दे रखी है 4 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है ना, इस 0.2 पर जो प्रेशर है वो मुझे सवाल के अंदर गिवन है बेटा, दैट प्रेशर इज 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 0.2 पर लिक्विड का जो प्रेशर है वो 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। सवाल है बेटा, फाइंड speed of a fluid and pressure at 0.1। 0.1 पर प्रेशर कितना होगा ये बताओ, और 0.1 पर बड़ा फ्लूइड की स्पीड कितनी होगी ये बताओ। तो फ्लूइड की अगर स्पीड निकालनी है वो तो बहुत ही आसान काम हो गया। स्पीड निकालने के लिए सबसे अच्छी इक्वेशन बेटा आप लोग जानते हो कि कंटिन्यूटी इक्वेशन है, और वो हमें नजर आ भी गया था, मेरे ख्याल से आ गया था बच्चों।
यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो पानी की वेलोसिटी कम होगी, यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है इसलिए वेलोसिटी ज्यादा होगी। एंड वी नो दैट कि A1V1 इक्वल्स टू A2V2। यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू यहां पर वेलोसिटी, बड़ा वेलोसिटी इज V1 शुड बी इक्वल टू A2V2। यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू V2। अरे बेटा V2 तो मुझे पता ही है, लिख ही देता हूं। V2 कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा क्या हो गया? कैंसिल। और V1 की बड़ा वैल्यू आ गई है 4 इंटू 2 8, 8/10 0.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के मुकाबले ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 गुना है। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर 5 गुना है तो ऑफ कोर्स स्पीड आपकी 1/5 होनी चाहिए। ऑफ कोर्स बेटा 4 की 1/5 कितनी होगी? 4/5। 4/5 इज ऑफ कोर्स 0.8 मीटर पर सेकेंड। सर बात तो ठीक है, ये वेलोसिटी आपने निकाल ली है 0.8 मीटर पर सेकेंड है। सर प्रेशर कैसे निकालूं? बड़ा एक ही स्ट्रीमलाइन की बड़ा ये वाले पॉइंट की और इस वाले पॉइंट की अगर बात करूं तो आपको सिर्फ और सिर्फ बर्नौलीज इक्वेशन लगाने की जरूरत है। बर्नौलीज इक्वेशन लगाते बेटा हमारा काफी हद तक काम बन जाएगा। क्या कहती है बेटा अपनी बर्नौलीज इक्वेशन? बर्नौलीज इक्वेशन कहती है कि प्रेशर एट पॉइंट 1 प्लस रो इंटू जी इंटू हाइट एट पॉइंट 1 प्लस हाफ इंटू रो इंटू वेलोसिटी एट पॉइंट 1 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट 2 प्लस रो इंटू जी इंटू हाइट एट पॉइंट 2 प्लस हाफ इंटू रो इंटू वेलोसिटी एट पॉइंट 2 का स्क्वायर। बेटा पाइप तो हमें हॉरिजॉन्टल नजर आ रही है, पाइप तो ऐसे पड़ी है, और अगर पाइप ऐसे पड़ी तो जो हाइट यहां पर बेटा वही हाइट यहां पर, दोनों जगह हाइट सेम तो रो जी एच तो आपका कैंसिल हो गया। अब तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रखनी है। P1 मुझे निकालना है प्लस हाफ रो, बेटा मेरे ख्याल से वाटर दे रखा होगा, डेंसिटी 10⁻³ इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर should be equal to pressure at point 2 that is 3 into 10⁵ plus half into rho, but rho is into V2 का स्क्वायर, बड़ा V2 का स्क्वायर is 16। that is 3 into 10⁵ plus 8 into 10⁻³ minus 0.32 into 10⁻³। 3 into 10⁵ plus 8 minus 0.32 is बड़ा कितना? ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर। ठीक है बच्चा, अरे ऑब्वियस बात है, आंसर इज इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बड़ा ये अपना आंसर, ये अपना आंसर। समझ गए इस बात को? आगे चलते हैं, एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल और करते हैं, फिर एप्लीकेशंस भी अपन देखेंगे, एप्लीकेशंस भी देखेंगे। ठीक है, सुनिए बेटा, ये हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का बड़ा पाइप है इस तरह से, ये लीजिए, वर्टिकल में है, वर्टिकल में, वर्टिकल प्लेन के अंदर बड़ा इस तरह से कोई पाइप है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर लिक्विड है जिसकी डेंसिटी बड़ा 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है। ठीक है ना, ये मेरे पास 0.1 है, बड़ा यहां कहीं मेरे पास एक 0.2 है। ये जो हाइट है बच्चों
ये आपके 10 मीटर्स। वापस से लिखो इसको, चलो, दिस हाइट इज 10 मीटर्स। और हाँ, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बड़ा, दिस वन इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़ा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर जो बड़ा लिक्विड आ रहा है उसकी जो वेलोसिटी है बड़ा, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। यहां पर जब लिक्विड जा रहा है बड़ा, तब मुझे वेलोसिटी पता नहीं है, मैं इसको मैं v2 ले देता हूं, दिस इज माई पॉइंट 2, है ना। ठीक है, मेरे ख्याल से और किसी की जरूरत है नहीं। सवाल बेटा भाई है, फाइंड speed of a fluid and pressure at point 2। बेटा पॉइंट 2 पर फ्लूइड की स्पीड बतानी है और प्रेशर बताना है। ये सारा का सारा अरेंजमेंट बेटा वर्टिकल प्लेन के अंदर है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल नहीं पड़ा है, वर्टिकल प्लेन के अंदर है। बिल्कुल कर लेंगे, ये तो आसान सा काम है, ये तो कर ही लेंगे, कम से कम बड़े आराम से कर लेंगे। चलिए सोचते हैं। प्रेशर एट पॉइंट 1 प्लस रो इंटू जी इंटू हाइट एट पॉइंट। अच्छा बेटा पहले तो मुझे वेलोसिटी निकालनी है ना। वेलोसिटी निकालने के लिए आप जानते हो ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाने की जरूरत है। कंटिन्यूटी इक्वेशन सेज दैट कि a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। वहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, a1 v1 is equals to a2 v2, that is 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू v2। और v2 की बेटा वैल्यू आ गई है ऑब्वियस बात है बेटा, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड। सो मुझे यहां पर प्रेशर भी निकालना है पॉइंट 2 पर। लेट्स से पॉइंट 2 पर जो प्रेशर है वो P2 है, मुझे प्रेशर निकालना है। अच्छा बेटा एक मिनट, मुझे पॉइंट 1 पर प्रेशर देना पड़ेगा तभी जाके मैं बेटा पॉइंट 2 पर प्रेशर निकाल पाऊंगा, अदरवाइज तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेशर डिफरेंस ही निकाल सकता हूं। तो मैं आपको बेटा पॉइंट 1 पर प्रेशर सवाल के अंदर दे रहा हूं। इट इज बेटा 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है, करेक्ट। हाँ, सेकेंड इक्वेशन इज ऑफ कोर्स बर्नौलीज इक्वेशन। हम तो कह चुके बेटा आपको कि डायनेमिक्स का तो जो भी सवाल होगा ना वो आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौलीज इक्वेशन से होगी। कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौलीज इक्वेशन लगाते लगाते आंसर आ ही जाएंगे। जैसे तुम्हें नजर आ जाए कि यार ये तो डायनेमिक्स का सवाल है, फ्लूइड के डायनेमिक्स का सवाल है, तो पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौलीज इक्वेशन लगा लो, फिर पढ़ो सवाल को तो ये क्या पूछ रखा है। पता लगा दोनों इक्वेशन लगा ली और हल्का सा पूछ रखा बेटा बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तो दिक्कत हो जाएगी। अदरवाइज ऑफ कोर्स हमारा आंसर बड़े आराम से आ ही जाएगा। हर सवाल के अंदर इन दो से हमारा बात बन जाएगी बड़े आराम से। हम खूब सारे इंस्ट्रूमेंट्स ही पढ़ेंगे, हर एक का काम बन जाएगा इससे। बनाओ, चलो सीधा लिखो बेटा, प्रेशर एट पॉइंट 1 दैट इज 2 इंटू 10⁵ प्लस ये तो प्रेशर एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बेटा यहां पर अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मानूं तो यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, रो इंटू जी इंटू एच। प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू रो इंटू बेटा वेलोसिटी का स्क्वायर। बेटा वहां पर बेटा वेलोसिटी कितनी है, 20 का स्क्वायर। दैट इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट 2, ये मुझे निकालना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज रो इंटू जी इंटू एच। बट ऑफ कोर्स यहां पर मैं बेस मान लूंगा तो यहां पर हाइट 0, तो यहां पर हाइट 10। अगर कोई बच्चा बोलते हैं मैं यहां पर बेस मानूंगा और यहां से 1 मीटर ऊपर इसे लिखूंगा, तो इसे 1 लिखोगे तो बेटा इसे 11 लिखोगे, वो डिफरेंस बेटा एग्जैक्टली सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे अपन मैकेनिक्स में कहीं पर भी बेटा हम हाइट को 0 मान लेते हैं, वैसे बेटा आप यहाँ पर कहीं भी हाइट को 0 मान सकते हो। यहाँ मान लोगे तो ये हाइट 10 जाएगी, यहाँ से 1 मीटर नीचे मानोगे तो ये वाली हाइट 1 आएगी, ये वाली हाइट 11 आएगी, डिफरेंस आपका वापस से वही आएगा। प्लस काइनेटिक एनर्जी, बेटा काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू रो इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। बेटा व्हाट इज वेलोसिटी का स्क्वायर, यहाँ पर वेलोसिटी ही कितनी 4 आई थी बेटा, 4 का स्क्वायर तो 16 लिख दो डायरेक्टली। हमारे पास P2 की वैल्यू आ गई है बड़े प्यार से
2 इंटू 10⁻5 प्लस 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, एक 10⁻5 हो रहा है प्लस, प्लस नहीं बेटा उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस 8 इंटू 10⁻3, मेरे पास ये आ गया 3 इंटू 10⁻5 माइनस 0.08 इंटू 10⁻5, मेरे पास ये आ गया 2.92 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप चाहो तो एक बार कैलकुलेशन वगैरह ज़रूर है ना वेरीफाई कर लिया तो यार, मैं थोड़ा ऐसे तरह फटाफट कर लेता हूँ, बट मेरे ख्याल से सब लोग समझ तो गए होंगे कि कैसे हम बार बार हर सवाल के अंदर बर्नौलीज इक्वेशन से काम चला लेते हैं और कंटिन्यूटी इक्वेशन से काम चला लेते हैं। ठीक है अच्छा, आप हल्के फुल्के कंफर्टेबल तो हो ही गए होंगे कि कैसे बड़ा बर्नौलीज इक्वेशन लगती है और कैसे कैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन लगती है। अगली क्लास में हम उसके खूब सारे एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, और हर एप्लीकेशन पे मान के चल लो कि IIT एडवांस के अंदर कोई कॉम्प्रिहेंशन पूछ सकते हैं, कोई अच्छा सब्जेक्टिव सवाल पूछ सकते हैं, तगड़ा सवाल पूछ सकते हैं, इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन कितना भी इंटरेस्टिंग हो, कितना भी टफ हो, सिर्फ 2 इक्वेशन से काम चला लेंगे अपन। तो कौन सी कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड बर्नौलीज इक्वेशन पक्का कर लेंगे। ठीक है, तो चलो अगली क्लास में देखते हैं कितना टफ सवाल क्यों ना हो जाए, हम बड़ा 2 इक्वेशन से सारे काम कर लेंगे। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।